सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, तब वे इस ग्रह पर अकेले नहीं थे। जी हाँ, उनके साथ एक और इंसानी प्रजाति रहती थी। लेकिन वो चले गए और हम रह गए। निएंडरथल का गायब होना कोई मामूली घटना नहीं है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ठंडा, अनसुलझा मामला है और आज हम मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब बहुत पेचीदा है। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो हमसे शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर थी, जिसने आइस एज की सबसे खतरनाक परिस्थितियों को झेला, और सिर्फ झेला नहीं बल्कि 3 लाख सालों तक कामयाबी से राज किया, वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? यही वो पहेली है जिसकी तह तक हम आज जाने वाले हैं। तो चलिए इस मामले की तहकीकात शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले पीड़ित को जानना जरूरी होता है। तो सवाल यह है कि ये निएंडरथल आखिर थे कौन? और मैं बता दूं, हमारे दिमाग में जो पहली तस्वीर आती है ना, वो अक्सर गलत होती है। तो सबसे पहले इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देते हैं। विज्ञान ने ये साफ कर दिया है कि वो जो कार्टून वाली छवि है ना, जो कि हुए जंगली आदिमानव की, वो पूरी तरह से गलत है। सच सच तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाला है। तो पुरानी कहानियों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। मिथक क्या कहता है कि वे जंगली थे, बुद्धिहीन थे, लेकिन सच ये है कि वे हमारी तरह ही सीधे खड़े होकर चलते थे। वो अपने जमाने के सबसे खतरनाक और कुशल शिकारी थे। उनमें हमदर्दी थी, और पता है, उनका दिमाग हमारे जितना ही बड़ा था, कुछ मामलों में तो हमसे भी बड़ा। सबूत तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। वे बहुत हुनरमंद थे, जिन्होंने पत्थर के बेहतरीन औजार बनाए। वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि मैमथ्स जैसे विशाल जानवरों का शिकार करने के लिए पूरी प्लानिंग और टीम वर्क का इस्तेमाल करते थे। वे आग जलाना जानते थे, शायद गहने भी पहनते थे, और सबसे जरूरी बात, वे अपने लोगों को इज्जत से दफनाते थे और अपने बीमार और बुजुर्ग साथियों की देखभाल करते थे। ये सब एक बेहद समझदार और सामाजिक प्रजाति की निशानियां हैं। और वो कोई नई नवेली प्रजाति नहीं थी। उन्होंने इस धरती पर 3 लाख से भी ज्यादा सालों तक राज किया। जरा सोचिए, उन्होंने बर्फीले युग के सबसे बुरे दौर देखे और फिर भी जिंदा रहे। तो सवाल फिर वही है, जो प्रजाति इतनी कामयाब और काबिल थी, वो आखिर गायब कैसे हो गई? हमारी जांच का पहला संदिग्ध, क्लाइमेट। एक अस्थिर दुनिया और मौसम की बेरहम मार। देखिए, जब कोई इतनी कामयाब प्रजाति अचानक गायब हो जाती है, तो सबसे पहला शक हमेशा उसके माहौल पर ही जाता है। जब हम आइस एज के बारे में सोचते हैं ना, तो लगता है कि सब कुछ हमेशा बर्फ से ढका रहता होगा, पर ऐसा नहीं था। सच तो ये है कि उस दौर में मौसम बहुत तेजी से बदलता था। मतलब तापमान कुछ ही दशकों में इतना गिर सकता था कि हरे भरे जंगल अचानक बंजर मैदान बन जाएं। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम का ढह जाना था। और इन बदलावों का निएंडरथल पर सीधा असर पड़ा। उनका जो मुख्य भोजन था, जैसे मैमथ और हिरण, वो या तो मर गए या कहीं और चले गए। उनका मजबूत, भारी भरकम शरीर, जो ठंड में उनके लिए एक वरदान था, अब एक बोझ बन गया। क्यों? क्योंकि उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत थी, और खाना अब मिल नहीं रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी आबादी छोटे छोटे अलग थलग ग्रुप्स में बट गई। लेकिन एक मिनट, निएंडरथल तो पहले भी ऐसे बदलाव देख चुके थे, तो इस बार ऐसा क्या अलग था? अलग ये था कि अब वो अकेले नहीं थे। ठीक उसी समय जब मौसम की ये मार पड़ रही थी, एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, हमारे अपने पूर्वज, होमो सेपियंस। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि हमारे पूर्वजों ने निएंडरथल से कोई बड़ी जंग लड़ी और उन्हें खत्म कर दिया। पर अब ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कहानी शायद इतनी ड्रामेटिक नहीं थी। ये सीधी लड़ाई की नहीं, बल्कि एक धीमी, अप्रत्यक्ष कंपटीशन की कहानी थी। सोचिए, एक ही जगह पर दो प्रजातियां, और खाने पीने की चीजें सीमित। होमो सेपियंस के पास कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी फायदे थे, जैसे कि उनकी टेक्नोलॉजी। जहां निएंडरथल को भारी भालों से शिकार के बहुत करीब जाना पड़ता था, जो कि बहुत खतरनाक था, वहीं होमो सेपियंस के पास एटलैटल जैसी चीजें थी। मतलब एक तरह का भाला फेंकने वाला, जिससे वो दूर से ही सुरक्षित शिकार कर सकते थे। उनका खाना भी ज्यादा अलग अलग तरह का था। अगर बड़े जानवर नहीं मिले तो वो मछली या पौधों से भी काम चला लेते थे। और शायद सबसे बड़ा फर्क था उनकी सोशल लाइफ में। होमो सेपियंस बड़े आपस में जुड़े हुए नेटवर्क में रहते थे, जिससे वो जानकारी और मदद बांट सकते थे, जबकि निएंडरथल छोटे, अकेले ग्रुप्स में ही रहते थे।
लेकिन रुकिए, कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे और निएंडरथल के रिश्ते की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। पता चला कि उनका अंत शायद उतना सीधा नहीं था जितना हमें लगता है। अब हमारी जांच हमारे अपने अंदर, हमारे डीएनए की गहराइयों में उतर रही है, जहां एक 40,000 साल पुराना राज छिपा है। और ये राज एक सवाल खड़ा करता है, क्या वो सच में पूरी तरह मिट गए थे? और जवाब इस नंबर में छिपा है। जब वैज्ञानिकों ने निएंडरथल की हड्डियों से मिले पुराने डीएनए की तुलना आज के इंसानों से की ना, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वज और निएंडरथाल मिले थे और उनके बच्चे भी हुए थे। हम सिर्फ उनकी जगह नहीं ले रहे थे, हम उनके साथ घुल मिल भी रहे थे। यानी उनका एक छोटा सा हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है। पर यह पूरी कहानी नहीं है। निएंडरथल की अपनी जेनेटिक बनावट ही उनकी दुश्मन बन गई। हजारों साल तक छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने की वजह से उनमें इनब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसने उनके इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर दिया था। तो जब होमो सेपियंस अफ्रीका से आए, वो अपने साथ नई बीमारियां भी लाए। एक साधारण सा जुकाम भी, जो एक होमो सेपियन के लिए मामूली था, वो एक निएंडरथल के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, एक बेरहम मौसम, एक नया और ज्यादा स्मार्ट कॉम्पिटिटर और एक कमजोर जेनेटिक विरासत। अब वक्त है आखिरी फैसला सुनाने का। तो अंतिम फैसला ये है, निएंडरथल का कोई एक कातिल नहीं था। उन्हें किसी एक घटना ने नहीं मिटाया। ये हजारों घावों से हुई एक धीमी मौत थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई चीजें एक साथ धीरे धीरे उनके खिलाफ होती चली गईं। सब कुछ एक साथ हुआ। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज ने उनके खाने के सारे स्रोत तबाह कर दिए। फिर होमो सेपियंस के आने से बचे खुचे सामान के लिए कंपटीशन बढ़ गया। उनकी अपनी जेनेटिक कमजोरी ने उन्हें बीमारियों के सामने बिल्कुल लाचार बना दिया। और आखिर में जो कुछ गिने चुने बचे, वो धीरे धीरे हमसे कई ज्यादा बड़ी होमो सेपियंस की आबादी में घुल मिल गए। निएंडरथल की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। वो बेहद कामयाब थे, फिर भी खत्म हो गए। हम बच गए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इस ग्रह पर जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है, और ये हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। हम यहाँ क्यों हैं और आगे क्या होगा?